नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास खून का बदला खून। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी थी कि एल्विन खून करे। एल्विन खून करेगा, मगर कैसे? इस खून के सबूत मेरे पास रहेंगे। वो किस प्रकार? ये दो बातें मेरे दिमाग में धमक रही थी। मैं इस निर्णय पर पहुंच चुका था कि एल्विन खून करेगा। एल्विन किस प्रकार और किसका खून करेगा, ये सोचना बाकी था। सोचते सोचते अचानक मेरे नेत्रों में चमक आ गई और मैं बड़बड़ाया, एल्विन ने खून कर दिया। इसके सबूत मेरे पास हैं। एल्विन ने किस प्रकार खून किया? मुझे पिछली संध्या की एक वारदात याद आ गई। वो किसी बच्चे का एक्सीडेंट था। बच्चा कार से कुचल गया था और कार वाला फरार हो गया था। टैक्सी ड्राइवर का कथन था कि ऐसी दुर्घटना में 10 साल की सजा हो जाती है। ये कितना सीधा हल है मेरी समस्याओं का। एल्विन की कार रात के 2 बजे शिकागो नाइट क्वीन से लौट रही है। संडे की रात है, वो अकेला लौट रहा है। उसी मोड़ पर एक बच्चा अचानक उसकी कार से कुचला जाता है। रात के 2 बजे सुनसान सड़क। एल्विन वहां अपने आप को फंसाने क्यों रुकने लगा? वो भाग जाता है और सबूत अपने पीछे छोड़ जाता है। सबूत जो मेरे पास होगा, क्योंकि मैं घटनास्थल पर उसका फोटो उतार लूंगा। ये फोटो मैं कार के पिछले भाग का उतारूंगा। वहां कार के नंबर भी होंगे। उस समय बच्चे का शव दोनों पहियों के बीच होगा और कार उसे कुचल कर गुजर रही होगी। एल्विन को उस समय पता भी नहीं चलेगा कि किसी ने पीछे से उसका फोटो उतार लिया है। सुबह तक वो अपनी एक्सीडेंटल कार को गैराज में लॉक कर देगा और जल्दी उसे ठीक भी कर लेगा। जो जो मैं आगे सोचता गया, मुझे अपनी योजनाएं मजबूत नजर आती गई और मैं चल पड़ा एक बार फिर उस सड़क का मुआयना करने। मुझे उस सड़क से नज़दीक कोई मकान तलाश करना था। उसके अलावा भी मुझे बहुत सी व्यवस्थाएं करनी थी। जब मैं लौटा तो नेटा का फ़ोन जैसे मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम फौरन मुझे मिलो। जो बातें मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो फ़ोन पर कहने वाली नहीं है। कुछ मिनटों में ही मेरी कार तुम्हारे फ्लैट के सामने होगी। कोई नई मुसीबत? लेकिन उसने फ़ोन काट दिया। कुछ मिनट बाद ही वो वहाँ आ गई। मैं उसकी कार में बैठ गया। कार बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ाती रही। फिर जब उसकी कार ड्राइविंग हाईवे पर मुड़ी तो मैं चौंक पड़ा। तुमने कुछ बताया नहीं? मैंने मौन भंग किया। पिछली रात तुम इसी सड़क पर आए थे ना? उसने कहा। मैं इस प्रकार उछल पड़ा जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। घबराने की बात नहीं। असल में तुम एल्विन को अच्छी तरह नहीं पहचाने। उसका संदेह है कि उसकी गतिविधियां कोई व्यक्ति नोट कर रहा है और पिछली रात उसे तुम पर शक पड़ा था। लेकिन वो तुम्हें अच्छी प्रकार से जानता नहीं। जब तुम घायल हुए थे तो तुम्हारा फोटो अखबार में छपा था। एल्विन की याददाश्त बहुत मजबूत और उसकी नजरें इतनी पैनी है कि वो एक बार जिसे देखता है उसे कभी भूलता नहीं। आज उसने मुझसे कहा कि मैं हाउस डिटेक्टिव को तुम्हारे पीछे लगा दूं ताकि वो मालूम कर सके कि तुम क्या कर रहे हो। मेरे पांव तले से जमीन निकली जा रही थी। अपने आप को मैं कुछ देर पहले तक कितना माहिर समझ रहा था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि एल्विन घाट घाट का पानी पिए हुए है। सड़क से हटकर एक स्थान पर नेटा ने कार रोक दी। $1,00,000 के लिए तुम उसे शिकार बनाना चाहते हो ना? वो धीमी मुस्कुराहट के साथ बोली। ख्याल बुरा नहीं है। आज रात में तुम्हारे सामने यही प्रस्ताव रखने जा रही थी, परंतु तुमने थोड़ा जल्दबाजी से काम लिया। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। कल तक तुम इस फ्लैट को खाली कर दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी व्यवस्था कर दूंगी। कल जब मैं हाउस डिटेक्टिव को खबर करूंगी तो वो छानबीन करके बताएगा कि तुम इस शहर से बाहर जा चुके हो। तुम मैक्सिको के लिए अपनी सीट रिजर्व करवाओगे। ट्रेन में सवार होने के बाद अगले स्टेशन पर उतरकर वापस आ जाओगे। एल्विन के दिमाग से भ्रम उतर जाएगा। मेरे बिना तुम इस खेल में कामयाब नहीं हो सकते।
तुम्हें बताना ही होगा कि तुम्हारी क्या योजना है। नेटा बहुत कुछ जान चुकी थी। मैंने महसूस किया कि मैं खुद नेटा के हाथों ब्लैकमेलिंग की स्थिति में आ गया हूं। अब अपने खेल में नेटा को शामिल करना आवश्यक हो गया था। तुम्हें यह कैसे विश्वास हो गया कि मैं उसके पीछे लगा था? पिछली रात तुमने सोते हुए एल्विन का नाम लिया था और जब मैं तुम्हें इस सड़क पर लाई तो चौंक पड़े। तुम्हारा चौंकना मुझसे छुपा नहीं था। अवश्य ही तुम्हारे दिमाग में कोई योजना है। लेकिन नेटा, तुम अकारण मेरे साथ किसी दलदल में क्यों फंसना चाहोगे? तुमने ये पहली काम की बात कही। अब सुनो, मैं बहुत पहले से एल्विन के फिराक में हूं। पहली बात, क्योंकि एल्विन वो व्यक्ति है जो जबरदस्ती मुझे उठा लाया था। गुर्गों ने 4 साल पहले मेरा अपहरण करके उसका हम बिस्तर बनाया और फिर मैं कई दिनों तक उसके हरम में पड़ी रही। मेरे लिए एल्विन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करना बहुत कठिन था। आखिर मैंने उसी की फर्म में नौकरी कर ली। धीरे धीरे मैंने उसका विश्वास जीता और आज उसके ऑफिस में सेक्रेटरी हूँ। मैं उसके बारे में बराबर मालूम करती रहती थी। एल्विन की सेक्रेटरी की तरक्की उसकी कीप के रूप में होती है, लेकिन कीप वो स्त्री को बनाता है जिस पर पूरा विश्वास हो जाए। देर सवेर वो मुझे कीप बना लेता है, फिर मैं उसके रहस्यों को जान लेती और एक मौका देखकर उससे अपना बदला ले लेती। यह था मेरा इरादा। मेरा शक है कि एल्विन स्वयं बहुत बड़ा ब्लैकमेलर और स्मगलर रह चुका है। कुछ वर्ष पहले तो वो आदमी पकड़ था, फिर उसके पास दौलत आने लगी और दिन प्रतिदिन वो धनी होता चला गया। मेरे पास बहुत से पुराने अखबारों की कटिंग है जिसमें एक ब्लैकमेलर का जिक्र छपा है। अमेरिका का वो ब्लैकमेलर, जो कि स्मगलर भी था, पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया, परंतु उसकी शिनाख्त अच्छी प्रकार नहीं हो पाई। पुलिस को इसलिए मान लेना पड़ा क्योंकि उसके पास उस ब्लैकमेलर स्मगलर की हरकतें समाप्त हो गई थी। पुलिस के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था जिससे उसे पहचाना जा सकता था। ये उन दिनों की बात है जब मार्डी इंटरप्राइजेज का उद्घाटन हुआ था। मैंने उस व्यक्ति के बारे में छानबीन शुरू की जो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। मुझे किसी तरह खोजबीन करने पर उसकी तलाकशुदा बीवी का पता चला, जो सैन फ्रांसिस्को में नौकरी कर रही थी। उसके तलाक लेने के 3 साल बाद वो मारा गया और वो उसे पूरी तरह भूल चुकी थी। तब तक उसे ये भी पता नहीं था कि वो आदमी मारा जा चुका है। जब मैंने उससे पूछताछ की तो दिमाग पर काफ़ी जोर देने के बाद उसने कहा था कि उसका पति पहले आर्मी में था। उसने आर्मी टाइप के कुछ पुराने चित्र दिखाए जो उसके कूड़ा कबाड़ के ढेर में पड़े थे। उसमें एक चित्र ऐसा भी था जिसमें एल्विन और उसकी पत्नी एक साथ थे। एल्विन की सूरत काफ़ी बदल गई थी, फिर भी मैं उसे पहचान गई। एल्विन के पास अचानक दौलत का आना और इसे स्मगलर के मरते ही मार्डी का प्रारंभ होना इस बात का संकेत देते थे कि उसका पिछला जीवन क्राइम से भरा पड़ा है। यूं समझो कि ये 3 वर्ष मैंने उसके बारे में बारीक से बारीक जानकारी प्राप्त करने में बिताए। उसके बावजूद ही मैं जान चुकी थी वो पुलिस की पकड़ से बहुत दूर निकल चुका है। नेटा कुछ देर के लिए रुकी। बहरहाल मैं हमेशा उसे सबक सिखाने का अवसर तलाश करती रही। मेरे दिल में एक इच्छा थी कि उसे कंगाल बना दूं। दौलत की इच्छा किसे नहीं होती। मैं उसी की दौलत चाहती थी, या फिर स्वयं किसी प्रकार दौलत की स्वामिनी बनकर उसे टकराना चाहती थी। इसी दौरान जेनिस मेरे जीवन में आई। कभी हम दोनों न्यूयॉर्क में साथ साथ पढ़ते थे। फिर मेरे दिमाग में एक नई बात आई। जेनिस को उसके पिता की मौत के बाद बेशुमार दौलत मिलने वाली थी। उसने मुझसे वादा किया था कि उस धन से हम साझे में व्यापार खोलेंगे और एक दिन शिकागो की मार्केट पर छा जाएंगे। उसके पास दौलत थी और मेरे पास अनुभव। मैंने सोचा ईश्वर करे उसका बूढ़ा बाप जल्दी मर जाए। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।